ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और आज हमारे प्रोग्राम में काफी दिन के बाद, बहुत दिन के बाद तशरीफ लाए हैं जनाब शकील चौधरी साहब। और शकील चौधरी एक बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। अगर मैं आपको ये बताना शुरू करूँ कि इनकी कितनी कैपेबिलिटीज हैं और वैसे इनकी जब हम ये जानते हैं कि ये क्या कुछ करते रहे हैं, तो शकील चौधरी साहब भी रावियन हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े हुए हैं और मैं भी रावियन हूँ। तो वो जो कहते हैं कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तो आज दो जी, रावियन बैठेंगे तो खूब गुजरेगी। इसके जी, अलावा शकील चौधरी जो हैं वो राइटर हैं, ऑथर हैं। कायदे आजम यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ रखा है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने पढ़ा है, मीडिया भी पढ़ा है। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उसमें वो काम करते रहे हैं। एक बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं और बाइलिंगुअल बुक है इनकी, क्रिटिकली एक्लेम्ड हैंडबुक ऑफ फंक्शनल इंग्लिश, फिरोज सन्स हैंडबुक ने ऑफ जो फंक्शनल पब्लिश, इंग्लिश। जी, 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 जो कि फिरोज सन्स ने पब्लिश की। और इसके ऊपर प्रोफेसर तारिक रहमान, वन ऑफ द फाइनेस्ट लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स जो हैं इन साउथ एशिया, उन्होंने भी उसके ऊपर नोट लिखा, यानी उसकी बहुत तारीफ की। तो हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं जी। शकील चौधरी साहब। वंस अगेन आप थैंक मेरे यू, प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, तशरीफ लाए। थैंक यू आलिया। हम ये बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, तो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगता है, खासतौर पर पाकिस्तान में। इसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि भाई ये तो बड़ी डिग्रेड किया जा रहा है हमें, कि वो कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ पहुंच गए, हमें क्यों बुरा भला कहते हैं। तो ये तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था और आवाम को पता ही होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया ने क्या वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं की, जो अब ये सुनकर एक शौक लगता है? जी, ये हमारे मीडिया की, हमारी स्टेट की पॉलिसी रही है कि इंडिया का ज़िक्र जो है ना, वो किसी पॉज़िटिव तरीके से नहीं आना चाहिए। और काफ़ी साल पहले की बात है। एक प्रोफ़ेसर थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, हुसैन मलिक साहब, और वो मिशाल मलिक के फ़ादर थे, यासीन मलिक की जो जो वाइफ़ है मिशाल मलिक। तो वो एक दफ़ा एक सेमिनार में बताने लगे कि पिछले दिनों मैं पीटीवी पे गया था, तो मेरा लेक्चर था वहाँ पे, तो मुझसे सिर्फ़ एक बात की गई कि बस प्रोफेसर साहब एक बात का ख्याल रखिएगा कि इंडिया का नाम किसी पॉजिटिव से रेफरेंस से ना आए, बाकी आप जो चाहें कह सकते हैं। तो वो कहने लगे कि मैं लोगों की बात इस तरह से मानता नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने उनकी ये बात मान ली। लेकिन यहाँ पे हम सच बोल सकते हैं, पूरी बात कर सकते हैं। और वो बात थी कैपिटल फॉर्मेशन की या बचत की, जो शरह है, सेविंग्स का जो रेट है पाकिस्तान और इंडिया का। तो उसने कहा कि इंडिया का वो रेट ज़्यादा बेहतर है, और जहाँ पे सेविंग्स का रेट ज़्यादा होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। तो ये जो पॉलिसी है ना, तो ये अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन पर भी लागू होती है। और कुछ तो जो हैं शायद इसको पेट्रियाटिक ड्यूटी समझते हैं कि हम हुब्बुल वतनी का सबूत दे रहे हैं कि हम इंडिया का जिक्र किसी पॉजिटिव सेंस में ना करें। हालांकि ये मेरे ख्याल में पेट्रियटिज्म नहीं है, ये एक डिससर्विस है अपने मुल्क के साथ, कि अपने लोगों को आप इग्नोरेंट रख रहे हैं, उनको जो है सही मालूमात नहीं दे रहे। तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के जब राइवलरी थी 50s में, आप देखिए कि उन्होंने जब स्पुतनिक लॉन्च किया सोवियत यूनियन ने, दैट वाज द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट। तो अमेरिका ने ये नहीं कहा कि हमारा मीडिया जो है लोगों को ये बताए ना, बल्कि उन्होंने अपनी टीमें भेजी कि सोवियत यूनियन के सिस्टम का, उनके एजुकेशन सिस्टम का, उनके बाकी चीज़ों का मुतालिया करो, कैसे उन्होंने इतना बड़ा मार्का सर कर लिया। और उनको पता ये चला कि सोवियत यूनियन में फिजिक्स पर और मैथ पर बड़ा एम्फोसिस है। तो हमें भी इसी तरह से इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। जैसे उनका ये मून मिशन था, हमने तो जब वो नाकाम हुआ तो उसका मजाक उड़ाया, और वही मिनिस्टर जो हैं फिर उनको मुबारकबाद भी दे रहे थे, हमारे फवाद चौधरी, जब वो कामयाब हो गया। तो हमारा रवैया ना मेच्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे मीडिया ने हमें कोशिश की कि हमें पता ना चले। तो हमारे यहाँ क्या है, जो मैंने देखा, हमारा जो मेन स्ट्रीम जो हमारी डिस्कोर्स है वो यही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के फील्ड में इंडिया का मुकाबला करना है। कि अगर इंडिया के पास 4,000 टैंक हैं, तो फिर हम सोचते हैं अच्छा हमारे पास 2,000 तो होने ही चाहिए। अगर उनके पास 2,000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, तो हमारे पास 1,000 तो होने ही चाहिए। हम ये नहीं देखते कि अगर वहाँ पे 24,000 लोग पीएचडी कर रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर स्टेम में हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ में हैं, तो हमारे यहाँ कितने हैं? तो पीएचडी के मैं फिगर्स कहीं देख रहा था कि हमारे यहाँ कोई 1500 लोग पीएचडी करते हैं। शायद वो अब तादाद थोड़ी सी बढ़ गई हो, 2000 हो गई हो। तो इंडिया के 24,000 और हमारे जो हैं 2000,
तो आप देख लीजिए कि कितना ये फ़र्क है। पीएचडी करने वाले बता रहे हैं आप? जी, दैट्स राइट। तो इस तरह के जो मसाइल हैं, हमारी देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 300 की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें नहीं आती। हमारा कोई थिंक टैंक जो है, ऐसा नहीं है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं 200-300 पे भी आ जाता हो। तो ये जो चीज़ें हैं, इनकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और हमने जो है सारा फ़ोकस रखा डिफेंस पे। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे 50s में, बोगरा साहब, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि हमें अगर अपने लोगों को भूखा भी मारना पड़ा तो हम भूखों मार देंगे, लेकिन डिफेंस वीक नहीं होगा। और भाई लोगों को जब भूखा मारोगे तो डिफेंस किसका करोगे? तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ये जो अप्रोच रही है ना, उसने हमें तबाह कर दिया है। शकील साहब, ये बजाय क्या इसके, भुट्टो साहब ने भी कहा था ना कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। या दैट्स राइट। और उन्होंने तो 1000 साल तक जंग की भी बात की थी। भाई पाकिस्तान क्या इसलिए बनाया था कि हमने 1000 साल तक जंग लड़नी है, या आपने अपने अवाम को बेहतर जिंदगी देनी थी, उनको फैसिलिटीज देनी थी, उनको तालीम देनी थी, सेहत देनी थी। तो हमारे जो हैं मतलब ऐसे लोग जो वेस्ट से पढ़ के गए, बर्कले से, ऑक्सफोर्ड से, उनकी भी अप्रोच इसी तरह की रही कि हमने जनाब इंडिया को जो है ना नीचा दिखाना है और हम बड़े मार्शल लोग हैं, हम जंग में बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं, अब देखिए इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के लीडर्स, उन्होंने कभी इस तरह की जो है ना बेलिजरेंट स्टेटमेंट्स नहीं दी, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जैसी हमारे लीडर्स देते रहे हैं, हमारे साइंसदान देते रहे हैं। एक साइंसदान उठता है, वो कहता है जी हम 15 मिनट में इंडिया को मलियामेट कर सकते हैं। दूसरा कहता नहीं नहीं हम 10 मिनट में तबाह कर सकते हैं इंडिया को। एक कहता जी 5 मिनट में कर सकते हैं। यार ये क्या क्या है ये? क्या कभी इंडिया के किसी साइंसदान ने ऐसा बयान दिया कि हम चाइना को 15 मिनट में तबाह कर सकते हैं या पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं? ये साइंसदानों के करने की बात नहीं है। उनको तो जो असाइनमेंट दी जाए उस तक आप अपने आप को रखें, लिमिट रखें। तो इस तरह की जो बयानबाजी है सस्ती शोहरत के लिए, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, फॉर द कंट्री। आप क्या इमेज प्रोजेक्ट करते हैं अपने मुल्क का जब आप ऐसी बातें करते हैं कि आपका जो फोकस है वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है, नथिंग एल्स। आप जो जी। पॉजिटिव चीजें हैं उनमें क्यों नहीं मुकाबला करते इंडिया का? तो शायद इस वजह से शकील साहब के कर नहीं सकते, अब बहुत पीछे रह गए। और क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि अगर आपने कहा कि ये बताना चाहिए था, मीडिया को जो है वो अपडेट करना चाहिए था, एजुकेट करना चाहिए था अवाम को कि ये हो रहा है, तो अगर ये बता देते तो अवाम को तो पता चल जाता कि वो कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ रह गए। तो हो सकता है कि छुपाने के लिए ही ना बताया गया हो कि फिर क्या करेंगे, सर्वाइवल भी नहीं तो उससे, है ना उनका। जी उससे फिर ये देखिए ना मुल्क का कितना नुकसान हुआ कि हम्म। आज हमारी इकोनॉमी जो है वो, बहुत सारे लोग कहेंगे जी कोलैप्स कर गई है या कोलैप्स कर रही है, कि हमें जो है कर्ज लेने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। आईएमएफ वाले कह रहे हैं जी अगर सऊदी अरेबिया और चाइना आपको रीशेड्यूल कर देते हैं डेट, तो फिर ही हम आपको कर्ज देंगे। यानी इतने इतने बुरे हालात हो गए हैं। और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं जी हम इस्लाम का किला हैं, वी आर द फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, हम जनाब वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड, और इकोनॉमी की हमारी ये हालत हुई हुई है। तो ये जो हमारी जो है ना जो पॉलिसी हमने अपनाई इंडिया के साथ, मेरा ख्याल है कि इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया हमारी इस तबाही में। और हमारे बहुत सारे जो पेट्रियाटिक डिप्लोमेट्स कह लीजिए, इवन एकेडमिक्स कह लें, जर्नलिस्ट, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इस पॉलिसी ने हमें इन इस हाल तक पहुंचाया है। और वो कहते हैं नहीं नहीं 50s में 60s में हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी। वो भाई अच्छी थी तो फिर आप आईएमएफ में क्यों गए? 58 में पाकिस्तान पहली दफा आईएमएफ में गया। तो फिर 65 में ठीक है कुछ आप बेहतर कर रहे थे, लेकिन फिर 65 की जंग आपने छेड़ दी, जो गेन्स थी आपकी वो मलिया मेट हो गई। तो जंग जो है आपको एहसास नहीं है, आप आज भी ग्लोरीफाई करते हैं 65 की जंग को। बकायदा जो है आप देखिए अखबारों के एडिशन छपते हैं, टीवी पे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें कभी ये नहीं कहा जाता कि यार हमारी इकोनॉमी को कितना धचका लगा उस जंग से। हम्म। तो इन चीजों का जब तक आप तनकीदी जायजा नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कब तक छुपाएंगे? अब आप क्या आप छुपा पा रहे हैं कि इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है? जब इंडिया के वो मून लैंडिंग हुई थी, तो अनपढ़ लोग भी पाकिस्तान में ये बात कर रहे थे कि देखो यार इंडिया चाँद पे पहुँच गया, हम कहाँ हैं? एग्जैक्टली exactly। तो शकील साहब, अगर हम इससे इंडिया से बाहर भी निकल के हम पाकिस्तान के सिर्फ अपना उनकी जो अपनी इंटरनल मैटर्स या क्राइसिस है उसका भी जायजा ले लें। जैसे अभी आपको पता ही है जो खबर आई कि अब तो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको भी अगवा किया जा रहा है। वैसे तो ये कोई
नई बात नहीं थी, ना ही कोई अनोखी। इसकी वजह ये कि इससे पहले आपको याद होगा ज़ियारत में भी एक ऐसा वाकया हुआ था, हुँ, खलीक बेग या कोई कौन से थे जिनको वहां पे भी अगवा करके मारा गया हुँ, था। अब ये भी, तो यानी जो सिक्योरिटी देते हैं अब उनको भी उठाया जा रहा है। तो और दूसरी तरफ वैसे तो वो टीटीपी का आ रहा है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की, लेकिन साथ ही आपको पता है कि अभी बलूचिस्तान में क्या हुआ है। हुँ। तो एक तरफ इकोनॉमी, सर्वाइवल की जंग, और दूसरी तरफ दहशतगर्दी, वो भी सर्वाइवल की जंग। तो आपको लगता है कि ये दो जंगें जीत पाएगा पाकिस्तान? जी, उसमें देखिए ये जो बलूचिस्तान का इश्यू है, ये हमने खुद पैदा किया। जनरल मुशर्रफ ने ये इश्यू पैदा किया और मैंने प्राइम मिनिस्टर जमाली, उनसे ये खुद सुना। वो कहते हैं कि जब ये इश्यू पैदा हो रहा था, तो मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास गया और मैंने उनको कहा कि आप 1 मिनट के लिए कॉल करें बुगटी साहब को, तो आई गारंटी यू ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो और वी विल सॉर्ट इट आउट। तो उस पे मुशर्रफ ने कहा कि उसे कहो कि वो मुझे फ़ोन करे। उस पे जमाली साहब ने कहा कि सर मैं उसको 40 साल से जानता हूँ, वो कभी आपको फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप फ़ोन करेंगे तो ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर। तो मुशर्रफ ने कहा कि मैं कॉल नहीं करूँगा, इस तरह की जो एरोगेंस है, इसने ये मसला पैदा किया। फिर उन्होंने क्या कहा था कि इन बलोचों को ऐसी चीज़ हिट करेगी, ऐसे उनको हिट पता भी करेगा नहीं जो चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। तो आप देखिए कि क्या प्रेसिडेंट का ये मनसब है कि वो इस तरह की बात करें। प्रेसिडेंट तो फादर फिगर होता है, उसको तो बहुत कंसिलिएटरी बात करनी चाहिए। लेकिन वो उसको एक तो जर्नल भी तो थे ना, तो जर्नल सो तो जंग की और लड़ने की बात करता है। लेकिन जब आप आ जाते हैं सिविलियन रोल में, तो आप फिर कुछ सीखते भी तो हैं ना, आपका एक्सपोज़र बढ़ता है। तो उस एक्सपोज़र से भी उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया और आपके जो इर्द-गिर्द लोग होते हैं, वो भी नहीं आपको समझाते कि भई इस तरह के बयानात देना जो है ना, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ये आपके ही लोग हैं और उसके बाद भी देखिए कितनी एफ़र्ट्स हुई। मुशाहिद हुसैन वाली कमेटी बनी, एक डॉक्टर मालिक वाली कमेटी बनी और जो बैरून मुल्क बलोच थे, उनके साथ भी बातचीत हो रही थी। दे आर वर विलिंग टू कम बैक एंड बिकम पार्ट ऑफ द मेनस्ट्रीम, लेकिन नहीं वो कामयाब होने दिया गया। मुझे याद है एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं तलत मसूद, उनको मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ। तो इस्लामाबाद के एक होटल में मुझे मिल गए। तो मैंने कहा सर जनरल कियानी तो आपके जूनियर होंगे ना? तो हाँ, मेरे जूनियर रहे हैं वो। तो मैंने कहा सर आप उनसे अगर जाएँ उनके पास और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी बलूचिस्तान का जो इश्यू है ये एक पॉलिटिकल इश्यू है, इसको पॉलिटिकल तरीके से हल करें। तो उन्होंने बड़ा डिसमिसिव तरीके से कहते हैं, उनको सब पता है। तो हमारे जो सो कॉल्ड थिंकिंग जनरल्स भी हैं तलत मसूद जैसे, वो भी अपना रोल अदा नहीं करना चाहते कि बस उनको पता है जी, सब पता है। और भाई आप जो अगर एक डेलीगेशन लेके जाओ 4-5 सीनियर ऑफिसर्स का जो उनसे सीनियर थे, उनको एम्फसाइज करो कि यार ये तबाही का रास्ता है, इसको छोड़ दो और सिविलियंस जो हैं उनको रोल अदा करने दो और ये जो बलोच हैं, जो नाराज बलोच हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको लाओ, वापस लाओ, उनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाओ। तो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स भी वो इस तरह का रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप कहते हैं जी ये अमेरिका की साजिश है, ये इसराइल की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है। ओ भाई आप अपना भी तो मुहासबा करो, अपने गिरेबान में भी तो झांको ना कि आपने क्या गलती की, आपने कैसे इस मसले को मिसहैंडल किया। सर आपने कहा कि शकील साहब के उनको ये चाहिए था कि वो इस तरह करते। मसला ये है कि वो तो कोई ऐसा बंदा कर सकता है जिसको किसी बड़े जर्नल या अपने बॉस के साथ बैठने, उसके साथ कुर्सी रख के बैठने, उसके साथ बात करने, उसको बुलाया जाए मीटिंग में, इस ये सब शौक ना हो। हम्म, और आपको पता है कि आम जो लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा ये शौक होते हैं, तो वो तो ये वाली बात नहीं उठाएंगे। उनको पता है कि ये पसंद नहीं आएगी। तो हम्म, हमने अपनी हिस्ट्री में भी देखा है कि जो बॉसेस रहे हैं अथॉरिटीज के, और उनके सामने वो हमेशा उनको जो है वो उनकी आशीर्वाद चाहिए होती है, तो वो उनको यानी खुशामद ही होती है। तो हम्म, ऐसा बंदे बहुत कम होते हैं जो खुशामद ना करने वाले हों, क्योंकि उनको अपने हम्म। पक्ष चाहिए होते हैं। शायद जी मेरा ख्याल आप इसको अनफॉर्चुनेटली सेकंड करेंगे। जी, मतलब हमारे यहाँ जो है ना एक ओवरऑल जो क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन ऐसा बना दिया गया है कि हम हर हर वक्त जो है ना मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। मतलब ईस्ट पाकिस्तान में हमने बजाय इसके कि एक पॉलिटिकल इशू था वहाँ पे उसको पॉलिटिकली हल करते, उसको हमने समझा कि हम मिलिट्री मीन्स से इसको हल करेंगे। फिर उससे भी हमने सबक नहीं सीखा कि इतनी बड़ी बड़ी शिकस्त हुई और फिर बलूचिस्तान में हमने वही एक्शन शुरू कर दिया। जनरल टिक्का खान जिसको बंगाल में कहते थे बुचर ऑफ बंगाल,
उसको फिर बुचर ऑफ बलूचिस्तान कहा गया। तो ये जो हमारे यहाँ है ना एक माचो अप्रोच, इसने हमें बहुत तबाह किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है कि माचो अप्रोच नहीं काम करती। सियासी इश्यूज को सियासी तरीके से आपको हल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि इंडियन थिंक टैंकर थी खातून जिन्होंने पीएचडी की थी इंग्लैंड से। तो उनसे मैं इसी तरह की बात कर रहा था, मतलब पार्टीशन की, कि भाई इंडियंस जो कहते हैं कि पार्टीशन वाज अ मिस्टेक और इट वाज अ ट्रेजेडी। तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं इसको अनडू करने की कोशिश करोगे? तो उसने कहा कि दोनों जो मुल्क है ना, इंडिया और पाकिस्तान, दे हैव डेवलप्ड विद डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। हमारे यहाँ कोई भी इशू होता है तो हम इलेक्शंस की तरफ देखते हैं, नेगोशिएशंस की तरफ देखते हैं, उससे मसला हल करने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ ये होता है कि यू लुक टू द आर्मी, टू द मिलिट्री, कि यही हल करेंगे मसला। आप पॉलिटिकल मीन से, पॉलिटिकल डायलॉग से मसला हल नहीं करना चाहते। ये आपकी एक अप्रोच बन गई है। तो इन हालात में अगर इंडिया और पाकिस्तान को आप इकट्ठा करें तो इट विल बी अ बिगर डिजास्टर देन पार्टीशन। दिस इज व्हाट शी सेड। आज भी लेकिन पाकिस्तान में हामिद मीर जैसे लोग भी ये कहते हैं कि जी नहीं 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 नहीं, ये बीजेपी और कांग्रेस जो है ना वो अखंड भारत चाहते हैं। तो भाई अखंड भारत से उनको हासिल क्या होगा? डू दे वांट देयर कंट्री डिस्ट्रॉयड? कि इतनी हॉस्टाइल पॉपुलेशन अगर इंडिया में जम हो जाए तो कितनी तबाही होगी। और ये आप देखिए कि इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनका एक मुस्लिम जर्नलिस्ट है शाहिद सिद्दीकी, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया और एक क्वेश्चन इसी तरह का था अखंड भारत के हवाले से। तो उन्होंने कहा भी मैं नहीं चाहता अखंड भारत, आई एम हैप्पी विद प्रेजेंट डे बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इसलिए कि अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। लेकिन हम डरते हैं अखंड भारत से, लोगों को डराते रहते हैं कि अखंड भारत हो जाएगा अगर हमने ताल्लुकात अच्छे कर लिए इंडिया के साथ। और मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रहा था कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे एक किताब थी जिसका इंडियन ऑथर था, तो उसमें उसने लिखा कि अखंड भारत की टर्म इतनी इंडिया में इस्तेमाल नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। तो पाकिस्तान में तो एक सियासी इशू है ना ये, कि लोगों को अगर आपने डराना है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं, कहने वो नहीं 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 नहीं, वो अखंड भारत कर लेंगे अगर अच्छे ताल्लुकात हो गए। और भाई ये भी तो सोचो कि क्या हासिल क्या होगा उनको, भिड़ों के हम्म। इस छत्ते में हाथ डाल के उनको मिलेगा क्या? अखंड भारत नहीं तो बांग्लादेश वाली सिचुएशन तो हुई। वो नहीं, ये उसमें कहते भी हैं ना आप कि देखिए ना। सर अब एक जो है ना, ये तो ठीक है जो अखंड भारत, कुछ कुछ लोगों को तो, कुछ बहुत कम लोग हैं जिनको ये समझ आई है। अभी तक बहुत सारे लोग अभी तक इसी लकीर को पीट रहे हैं जो कि अब है ही नहीं, हम्म, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है अब रियलिटी से हम्म, अखंड भारत। लेकिन हम्म, उसमें फिर वो दूसरा ये लेकर आते हैं कि देखिए बांग्लादेश बन गया। वो बांग्लादेश के अंदर जो अपनी मिस्टेक्स है वो उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते, इस हम्म। वजह से फिर वो लाते हैं, तो वो मिस्टेक्स जो है वो रिपीट भी हो रही हैं, आपको पता ही है। जी जी, बहुत सारे सेंसिबल लोग भी ये बात करते हैं कि जी ईस्ट पाकिस्तान ठीक है जी, वो हमारा इंटरनल इशू था। तो गलती मान भी लेते हैं, तो साथ ये भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो हमारा इंटरनल इशू था, इंडिया को उसमें इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई, जब आपके 10 मिलियन लोग एक हमसाया मुल्क में पनाह गुज़ीन हो जाएं, 1 करोड़ बहुत बड़ी तादाद होती है, क्या फिर भी आप कह सकते हैं कि ये हमारा इंटरनल मैटर है? अगर इंडिया में कोई रेफ्यूजीज ना गए होते तो फिर तो आपका इंटरनल मैटर ये था। तो इंडिया में आप किसी से भी बात करें, वो बताएंगे कि यार उस वक्त वी वर अ वेरी पुअर कंट्री, हमें अपने लोगों के लिए हम नहीं कर पा रहे थे मुनासिब सहूलतें। तो 1 करोड़ लोगों का बोझ हम कितनी देर तक इंडेफिनेटली बर्दाश्त करते? तो इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो भाई आप पहले ये नहीं देखते कि किन हालात में, देखिए अवामी लीग ने ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से उन्होंने इलेक्शन जीता, आपने उनको इक्तदार देने के बजाय वहां मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। यानी दिसंबर में इलेक्शंस हुए, 7 दिसंबर 1970 को, और डेट क्या दी, मार्च में। मार्च में जी नई असेंबली का इजलास होगा, और उस इजलास से 4-5 दिन पहले अचानक 1 बजे के बुलेटिन में खबर आई कि जी उस असेंबली का इजलास इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी आज आप देखें, विद इन 3 वीक्स पावर इज ट्रांसफर्ड। वहां पे आपने दिसंबर से लेके तो मार्च तक गए, मार्च में भी उसको इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया। क्यों भाई? फिर आप कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, वो तो साजिश हो गई थी।
भई आप साज़िश का मौका क्यों देते हैं किसी को? अपने मसाइल को खुद क्यों नहीं हल करते बल्कि क्रिएट करते हो प्रॉब्लम? हल तो बाद की बात है, क्रिएट क्यों करते हो मसाइल? क्या मसला था कि अगर शेख मुजीब जीत गया था? शेख मुजीब तो आपको पता है कि मुस्लिम लीगी था। वो कहते हैं कि कलकत्ता वो पैदल गया था या साइकिल पे गया था मुस्लिम लीग का कोई इजलास अटेंड करने। फिर वो फातिमा जना का जो है पोलिंग एजेंट था। तो इस तरह के हालात आप क्यों पैदा करते हैं कि शेख मुजीब जैसा बंदा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया? आपका भी कोई रोल है कि नहीं है उसमें? तो जी। क्यों बलूचिस्तान के लोग जो हैं आपसे नाखुश हैं? हुँ। कभी-कभी थोड़ा-सा मुहासबा, थोड़ा-सा अपने अपना जो है ना वो गिरेबान में झाँकें और देखें कि क्या गलतियाँ हुई और फिर उन गलतियों से निकलने का कोई तरीका ढूँढें। वो तो सर बहुत ही मुश्किल है, ऐसा सोचना भी। मुझे बस आखिरी आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आईएमएफ का ये रोल ओवर नहीं हुआ और अब वो डिले हो चुका है, आपको लगता है कि इसकी अप्रूवल करवा लेगा पाकिस्तान? या आपको लगता है कि अब रोल ओवर नहीं हो रहा तो क्या देख रहे हैं आप आगे इस सिनेरियो में? हाँ, मेरा ख़्याल है कि रोल ओवर शायद हो ही जाए अगले महीने जब इजलास होगा आईएमएफ का, तो उस वक़्त तक क्योंकि पाकिस्तान के पास और ऑप्शन नहीं है, अब मिन्नत तरला जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, हुँ, सऊदी अरब का भी और चाइना का भी कि भई आप आएँ और हो सकता है यूएई से दोबारा कहें कि कुछ और भी हमें दे दो। तो लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन, कब तक इस तरह गुज़ारा चलेगा, यू नो? तो यू हैव जी, टू एक्चुअली डू समथिंग सीरियस अबाउट दिस इश्यू। आपको जो है आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको नए सिरे से आपको एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है कि देखिए डिफेंस पे जितना आप खर्च कर रहे हैं, क्या उसमें कोई कमी मुमकिन है? किसी ने नहीं कहा कि जी डिफेंस बजट को कम कर दो। क्यों नहीं कह रहे लोग कि एयर मार्शल असगर खान कहा करते थे, मेरा ख्याल है 20% का वो फिगर दिया करते थे कि 20% हम डिफेंस बजट कम कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। तो आज क्यों नहीं कोई बात इस तरह की कर रहा? और एयर मार्शल वाज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर्स इन पाकिस्तान। और आज आपको पता है कि हमारी जो मिलिट्री इनकी एयर फोर्स एकेडमी है, उसका नाम एयर मार्शल असगर खान पे है। जी, और वो ये भी कहा करते थे कि जितनी जंगें हुई, उनका स्टार्ट पाकिस्तान की तरफ से हुआ। अगर ये बात गलत है और उन्होंने इस तरह से पाकिस्तान को बदनाम किया, तो फिर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, ना कि आप अपनी एकेडमी को उनके नाम से मानून का मंसूब कर दें। तो इस तरह के जो लोग हैं, एयर मार्शल असगर खान जैसे, जो आपको ऐसे मशवरे देते हैं, जो बाद में आपको लगता है कि यार ये अच्छी बात थी। यही बात अगर आप 20 साल पहले, 25 साल पहले मान लेते, तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। एक और इकोनॉमिस्ट जो अमेरिका में रहते हैं, उनका कहीं मैं पढ़ रहा था कि उसने कहा कि अगर हम 60s में डिफेंस पे कम खर्च करते और इकोनॉमी को मजबूत कर लेते, तो आज जितना डिफेंस पे पाकिस्तान खर्च करता, उससे ज़्यादा कर सकता था, अफ़ोर्ड कर सकता था। वो अनफॉर्चुनेटली हमने इनलाइटेंड अप्रोच नहीं ली। और चाइना ने भी इवन देखिए 70s में चाइना क्या कहता था कि यार अभी हमने डिफेंस पे नहीं खर्च करना। डिफेंस को उन्होंने निग्लेक्ट किया, इकोनॉमी को मजबूत किया। और आज देखिए कि कितना ज्यादा चाइना डिफेंस पे खर्च कर रहा है। इंडिया जब 70 बिलियन या कुछ ऐसे खर्च करता है, तो पाकिस्तानी कहते हैं जी देखें जी हमारे तो सारे बजट से भी ज्यादा है डिफेंस। भाई वो कहते हैं चाइना हमारे साथ जो है, चाइना का बजट भी तो देखो ना कितना है डिफेंस का। तो चाइनीज़ जो हैं हमें ये मशवरा देते रहे हैं। 90s में मुझे याद है कि उनके प्रेसिडेंट एक आए थे जब नया-नया मार्शल लॉ नाफ़िज़ किया इसने मुशर्रफ ने। ही एड्रेस्ड द सेनेट और उसमें यही मशवरा दिया था कि भई इंडिया के साथ जो आपके कंटेंशियस इश्यूज़ हैं ना, उनको बैक बर्नर पे रख दो, उनको फ्रीज़ कर दो और इकोनॉमी पे तवज्जो दो। चाइना को हम कहते तो हैं कि हमारी उसके साथ दोस्ती जो है वो पहाड़ों से ऊँची है, समंदरों से गहरी है, शहद से मीठी है। उनका ये मशवरा भी हमने नहीं माना और बहुत सेंसिबल एडवाइस थी वो कि भई इकोनॉमी, 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 वो किसी ने कहा था ना स्टूपिड इट इज़ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को हमने जिस तरह से नेग्लेक्ट किया, उसने हमें ये दिन दिखाया है कि आज हम पूरी दुनिया में ज़लील हो रहे हैं। 1-1 बिलियन के लिए जो है वो हम मिन्नतें कर रहे हैं दूसरे मुल्कों की। ठीक। प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं नाक से लकीरें निकलवाने को स्कूल पकड़ के चले जाते हैं। तो हमने एग्ज़ैक्टली। क्या कहना है? वो तो खुद कहते हैं। इमरान खान ने भी कहा था कि मैं जब जाता हूँ दूसरे मुल्क में किसी में हमसाया दोस्त मुल्कों में, तो वो हमें देख के जो है ना वो शर्मिंदा से हो जाते हैं कि जी पता नहीं अब ये पैसे मांगने आ गए हैं। सो दिस सिचुएशन।
शकील चौधरी साहब, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एक डिस्कशन रही आपके साथ, लेकिन अब किसकी थॉट प्रोवोक होती है ये हमें पता चलेगा इस प्रोग्राम के बाद, जिनकी होनी चाहिए उन्हीं की या किसी और की। तो लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोबारा भी तशरीफ लाइएगा। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू जी।